स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और एक और दिन, बेहतर दिन कह सकते हैं आप कल के मुकाबले, क्योंकि आज अमेरिका में उतनी दिक्कत नहीं थी। कल एक डील भी हो गई कि सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया और दूसरे बैंकों में भी कुछ पैसे वैसे डालने की बात की गई है, तो इसलिए कल मार्केट ठीक था। लेकिन टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक जो इंडेक्स है नैस्डैक, वो गिर के बंद हुआ है। S&P में थोड़ी राहत आई है, तो आप कह सकते हैं कि मूड स्लाइटली बेटर था, बाकी ऐसा कुछ भी बदला नहीं है। तो बैंकिंग की जो वहाँ प्रॉब्लम है, जैसे एक्चुअली क्या उन्होंने एक फार्मूला ये निकाला अमेरिकी सरकार और रेगुलेटर्स ने कि जिसकी प्रॉब्लम आएगी मैं उसको सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि सब एक साथ ब्लैंकेट करें। वो पहले मना कर चुके हैं वो, तो जैसे जो जो निकल के आते जाते हैं उनको वो हेल्प करते जाते हैं। तो अब ऐसे पता नहीं कितने दिन तक ऐसे चलेगा, तो इसलिए बैंकिंग का जो पूरा सिनेरियो है वहाँ पे अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले मुश्किल में था, लेकिन अभी धीरे धीरे तो हेल्प हो रही है। तो आज का माहौल कुछ वैसे ही रहेगा। और भारत की अपनी अलग अपनी एक चाल है, भारत अपने एक डिफरेंट टेंजेंट में काम कर रहा है, तो उसी के हिसाब से पिच भी देखनी चाहिए। यतीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतीन जी, कैसी लग रही है पिच आप? कल की जैसे ही करेंगे आप, मतलब कल आपको पता है ना, गूगली हो गया मार्केट। सुबह आपको 100 पॉइंट एसजीएक्स ऊपर बताई, मार्केट 20 पॉइंट ऊपर खुला, फिर 100 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी, फिर अंत में तो मतलब 30-40 पॉइंट ही। नहीं, मैं तो सुबह से ही कह रहा था कि इसको जाने को मतलब ही नहीं है, और 17,000 धोखा है। हाँ, लेकिन 17,000 पे नीरज जी काफ़ी सारे पुट राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो शायद ये एक लेवल है 17,000 के आसपास का, प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स, जहां मुझे लगता है कि आज का मार्केट भी वैसे ही रहना चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव बायस ज़रूर रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे कि एसवीबी बैंक जो है, सिलिकॉन वैली बैंक, यहाँ इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक बड़ी बैंक के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया। और टिपिकली रेगुलेटर्स जो हैं ये कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जब भी प्रॉब्लम है तो उसको पहले कंसोलिडेट करें, ताकि आपकी जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, डिपॉजिटर्स के कंसर्न्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं। तो कुछ हद तक वैसे ही हुआ है, और इसीलिए थोड़ा बहुत संकेत के हिसाब से इसमें जानते हैं कि यतीन एक बड़ी दिक्कत है यूएस में अभी इन लोगों ने क्या पॉलिसी बनाई कि जो सामने आएगा प्रॉब्लम लेके मैं उसको ठीक करूंगा। 875 बैंक है वहाँ पे, अगर आप 75 बैंक निकाल दो बड़े और मीडियम साइज के, चलो उनको 800 बैंकों में ये दिक्कत हो सकती है, रीजनल बैंक, छोटे छोटे बैंक। तो अब आप ये समझिए कि अगर आप एक ब्लैंकेट पॉलिसी में तो ये कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा क्या, कि जब कोई आएगा तो मैं प्रॉब्लम करूँगा। अभी मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि एक और बैंक लाइन में खड़ा है, मेरे को चाहिए मदद, वो बहुत बड़ा बैंक है वो। हाँ, तो कल हमने रियल एस्टेट वाली बात कही थी कि रियल एस्टेट यूएस का बहुत ट्रबल में आने वाला है, $20 ट्रिलियन का मार्केट है वहाँ पे। आज सुबह में नीरज जी पढ़ाई कर रहा था, तो डी-डॉलराइजेशन की भी बात उन्होंने की है कि डॉलर को इस हद तक जो है मजबूत ना होने दिया जाए, इनफैक्ट वीक ही रखा जाए, ताकि एक्सपोर्ट और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिले। तो डॉलर का वीक होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ अभी लोगों की वॉइस आ रही है। एक वॉइस है, लेकिन पूरी लड़ाई डॉलर की ही लड़ी गई है। बिल्कुल, है ना। ये बहुत कम लोग इसको अभी समझ रहे हैं। हम लोगों ने एक बार अड्डम इसको डिस्कस किया था कि दरअसल ये करेंसी वॉर चल रहा था, जिसका परिणाम आपने ये देखा है। तो डॉलर वीक करके वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। अब वो पता नहीं करें, मुझे नहीं लगता करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डॉलर वीक किया अपना, जैसे इकॉनमी में होता है ना, अपनी करेंसी थोड़ी वीक करो तो एक्सपोर्ट और इन सबको ये सब फड़ा, अगर वो उन्होंने किया ना, तो मुझे फिर बहुत शंका है कि यूएस में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो लेट्स सी, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही। मुझे लगता है बैंकिंग क्राइसिस को इनको एक स्ट्रेस टेस्ट तुरंत करना चाहिए और वंस फॉर ऑल को सेटल करना चाहिए। ये रोज़ एक नई समस्या खड़ी हुई ना, तो उसमें फिर वो महीनों का कार्यक्रम चलेगा। मुझे लगता है 2008-9 में होते थे स्ट्रेस टेस्ट, बीच में लोगों ने करना शुरू किया, बंद कर दिया था अभी। लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस अभी कर लेना, अब कर इसलिए डर से नहीं, कम से कम 400 निकलेंगे जो Who will open the can of worms? खोलेंगे, किसको संभालेंगे। तो लेकिन करना चाहिए। तो बताइए कैसे बनाई टीम? टीम तो ऑब्वियसली खबरों के आधार पर बनाई है, और अगर हम आज देखें तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक स्टॉक पे फोकस करेंगे, क्योंकि नए सीईओ जो आए हैं, जो मैडम हैं, उन्होंने काफ़ी सारी रिस्ट्रक्चरिंग का माइंडसेट से जो है कमान संभाली है। और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने आके अब की है उनके 1 साल के कार्यकाल में, कि उन्होंने जो आदित्य बिरला इंश्योरेंस की ब्रोकिंग आर्म है, वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म को अब समारा कैपिटल को बेचने का निर्णय किया है। येस्टरडे एक्सचेंज अनाउंसमेंट के हिसाब से जो आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, उनको 455 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे
नो कैश नो डेट बेसिस पे ये बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर हम आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो स्टॉक में यही एंटिसिपेशन है कि जो नया मैनेजमेंट है वो बिज़नेस को रिस्ट्रक्चर करेगा, थोड़ा लीन करेगा, और काफ़ी हद तक इन्होंने ये चीज़ की है। और सबसे पहला अनाउंसमेंट जो है वो इंश्योरेंस ब्रोकर्स का है, तो ये स्टॉक एक रखें आपके रेडार पे। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन, ये NHAI यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इनकी तरफ से 780 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में ये L1 बिडर घोषित हुए हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़े ही दिनों में जैसी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, लेटर ऑफ अवार्ड इनको मिल जाएगा। और दिलीप बिल्डकॉन ऑब्वियसली हम देखें तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। इन्होंने अपनी डेट कम करने के लिए रोड प्रोजेक्ट्स भी बेचे हैं, और एक नया ऑर्डर विन शायद उनको एक स्पेस देता है ग्रोथ करने के लिए। तो ये एक रखें स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ रेडार पे। लेमन ट्री होटल्स, और क्योंकि गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, होटल स्टॉक्स ऐसे भी फोकस में हैं। नतीजों भी अगर हम नतीजे वाइज भी देख लें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपने अक्रॉस द बोर्ड होटल इंडस्ट्री के देखे हैं। ये एक स्टॉक भी रखिए रेडार पे, क्योंकि इन्होंने केरला में अपनी 42 रूम्स की नई होटल को इनॉग्रेट कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो शायद अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है इतने साल, अब ये टॉप लाइन में जुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो नीरज जी 3 स्टॉक्स करें या और चौथा भी ले लें? 3 करें, क्योंकि मेरे 8 स्टॉक एक ही थीम में लाइव इजी कर लिया मैंने अपने आज। ठीक है। तो ये 3 स्टॉक्स ऑब्वियसली है, और नीरज जी भी अपने 3 स्टॉक्स बताएंगे। हाँ, फिर 3 बताएं। वैसे जो एक बड़ी थीम इन्होंने पकड़ी है। हाँ, तीसरा स्टॉक जो आपका है ना, लेमन ट्री, आज इसके मैनेजमेंट से हम KYC बात करेंगे। बहुत बढ़िया। और इनका एक 700 कमरे का होटल है। आपने देखा, वो कह रहा है अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। वो ये अपने मुंबई के एयरपोर्ट के पास है, पुराने वाले एयरपोर्ट के पास, मतलब नया तो कह रहे बना भी नहीं, लेकिन बताने भारत का सबसे बड़ा होटल है, 700 रूम्स। तो एक्चुअली KYC आपको होटल में जाके करना चाहिए था, क्योंकि नहीं अभी खुला नहीं है वो। मैंने उनसे बात की तो बोला अक्टूबर में खुलेगा, तो फिर वहीं से हम करेंगे। 700 कमरों का है, और उससे उनको FY25 में 200 करोड़ का एबिटा मिलेगा। तो बड़ा प्रॉमिसिंग है। बिजनेस होटल टाइप इन्होंने बनाया होगा। नहीं, वो प्रीमियम में है, बड़ा होटल है। पता नहीं, हमको लगता है कि 11-12 हज़ार कमरे हो गए होंगे। रोज़ एक टाई अप करें। खैर, इस पर हम लोग चर्चा करें, दिन में KYC देखिएगा, लेमन ट्री के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। जो मैंने आज थीम पकड़ी वो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। बहुत सारे स्टॉक हमने अलग अलग ले लिए। मैंने आज लिया है गैस वाले स्टॉक्स। तो शुरू में जो 3 बता रहा हूँ मैं, उसमें IGL, MGL और गुजरात गैस। क्यों लिया इसको? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो होने वाली है कल, उसमें गैस प्राइस का जो फार्मूला किरीट पारिक जी ने सुझाया था उसको अप्रूव किया जाएगा। उसमें क्या था, फ्लोर प्राइस $4 और अपर सीलिंग जो थी वो $6.5 पर MMBTU की थी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कल ये होना इसलिए है, मतलब होना ही है, इसमें कोई अब चॉइस नहीं है, क्योंकि हमेशा गैस प्राइसेस 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल से रिवाइज होती हैं 6 महीने में। तो कल की मीटिंग में इसलिए हो जाए क्योंकि 1 अप्रैल सामने खड़ा है, तो फिर आपके पास समय नहीं होगा। तो कल ये अप्रूवल होगा, उसके बाद 1 अप्रैल से प्राइसेस लागू हो जाएंगी, इसलिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये 6.5 से कैसे फ़ायदा होगा? दरअसल है ये कि इस समय अगर आप इसका प्राइस देखें तो वो $8.5 के आसपास है। एवरेज निकाला जाता है, तो पिछले 1 महीने का जो एवरेज निकाला जाएगा 25 फरवरी से 25 मार्च का, उसके हिसाब से प्राइस $8.5-9 के ऊपर जाएगा। लेकिन चूंकि कैपिंग $6.5 पे हो रही है, तो जितनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, MGL, IGL, गुजरात गैस, इनको बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी जो अपर लिमिट कॉस्ट है ना, वो तो पैक हो गई कि अब इससे ऊपर जाएगी नहीं, तो इनको इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कल कैबिनेट में अप्रूवल होगा, और उसी के बाद 1 तारीख से जो प्राइस लागू होने वाले हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है तमाम गैस कंपनी से जुड़ी हुई, गैस से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए। तो 3 की बात है, तो पहले 3 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ नीरज जी जैसे बता रहे थे कि गैस की जो नई कमेटी रिपोर्ट आई है उसको संज्ञान में लेते हुए ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बाद जो है SJVN, ये एक स्टॉक भी रखते हैं रेडार पे, क्योंकि क्लीन एनर्जी के मामले में SJVN भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है। NHPC के बाद SJVN की काफ़ी सारी रिन्यूएबल कैपेसिटी है, और जिस हिसाब से इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में लेना शुरू किए हैं, ओवरसीज़ में भी 2-4 कंट्रीज़ के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, जैसे भूटान, बांग्लादेश। तो जो फंडिंग का जो इशू है, और जो ग्लोबल फंडिंग सीख कर रही है इंडिया इस क्लीन एनर्जी जर्नी में,
वहाँ SJVN ने बैंक ऑफ जापान के साथ 915 करोड़ का ग्रीन लोन का अप्रूवल ले लिया। तो ये 915 करोड़ की फाइनेंसिंग जो है इनके प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लो कॉस्ट फंड्स जो है ये मुहैया कराए गए हैं जापानीज़ गवर्नमेंट के मीडिएशन के बाद। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फाइनेंसिंग के मामले में। ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। इसके अलावा अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये एक स्टॉक काफ़ी फोकस में है क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है गति, और गति के अंदर % अपने जेवी पार्टनर से खरीद लिया है वापस, और ये टोटल डील जो है 400 करोड़ में हुई है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बैलेंस 70% है वो गति के पास है, और जो इनकी ही सब्सिडरी है उनका 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जो 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन ये 30% के लिए कर रहे हैं। ये कुल मिला के गति एक्सप्रेस की वैल्यूएशन 1200 करोड़ के ऊपर ले जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अल्कार्गो रखिए रेडार पे। ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये ट्रांजैक्शन, तो ये रखिए ये स्टॉक रेडार पे। इसके अलावा फिनिक्स मिल, येस्टरडे हमने चर्चा की थी, निफ्टी 500 का टॉप गेनर भी शुरुआती मिनट में ये बन गया था। लेकिन फिनिक्स मिल की बात करें तो इन्होंने जो CPP इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैनेडियन पेंशन फंड और CPP इन्वेस्टमेंट्स, इनके ज़रिए सेकेंड ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ले आए हैं। ये कुल मिला के 160 करोड़ इनको सेकेंड ट्रांच में मिलने थे, वो मिल चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि FDI और FII इन्वेस्टमेंट्स की जबकि बात हो तो फिनिक्स मिल्स ने टैप किया है CPP इन्वेस्टमेंट्स को, और 160 करोड़ इनके प्रोजेक्ट में उनके ज़रिए आए हैं। तो कुल मिला के ये 6 स्टॉक्स हैं जो आज फोकस कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली नीरज जी भी बातचीत करेंगे इनके गैस सेक्टर के बारे में। तो 3 तो हो गए सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस के, ये जो गैस बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 इसके यूज़र्स, और यूज़र्स में कौन है? फर्टिलाइज़र कंपनीज़, NFL, मद्रास फर्टिलाइज़र और RCF। इनको क्यों फ़ायदा होगा? इनको इसलिए फ़ायदा होगा, आपको 3 नंबर याद रखने खाली। एक 4 से $6.5, एक $8.57 और एक $7+ ये तीनों नंबर क्या है? $4 फ्लोर, $6.5 सीलिंग, $8.57 जो करंट गैस का प्राइस है इस समय, जो 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, 6 महीने के लिए होता है ना। और जो $7+ वो ये है कि अगर आप 25 फरवरी से 25 मार्च का प्राइस लेंगे तो उसका एवरेज $7 से ऊपर आता है, विच इज़ द 10% ऑफ द इंडियन फूड बास्केट। तो अगर $7 से ऊपर का प्राइस निकल रहा है तो वो 1 तारीख से लागू होना चाहिए, 1 अप्रैल से, लेकिन चूंकि 6.5 की सीलिंग कर दी गई है इसलिए वो उसके नीचे आएगा। तो तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा, वो इसके यूज़र्स हैं। तो हमें लगता है कि फर्टिलाइज़र कंपनी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गैस को। हालांकि सरकार इनको प्रायोरिटी बेसिस पे देती है, लेकिन प्राइसिंग अब इनके फेवर में जाती हुई दिख रही। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस नीचे होते रहेंगे, क्रूड के स्टेबलाइज रहे, तो ये दाम और नीचे जाएंगे, तो इनको और फ़ायदा होगा। अगर क्रूड और ऊपर गया तो भी इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सीलिंग से ऊपर वो जा नहीं सकता है। तो 3 पहले सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, अब 3 यूज़र जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के हैं। तो इसलिए RCF, मद्रास और NFL में भी आपको अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है। 6 स्टॉक होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का IPO आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है।
जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी, और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी, और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ब्रोकर है ना। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब 6 स्टॉक दोनों टीम के आप देख चुके हैं। अब अगले 4 स्टॉक्स में मेरी टीम के अगले 2 स्टॉक्स जो हैं फिर अगेन उसी गैस और तेल वाले हैं। तो ONGC और ऑयल इंडिया, इनके लिए खबर बुरी है। क्यों बुरी है ये समझ लेते हैं। हमने अभी आपको बताया कि गैस की प्राइसिंग जो है कैप की जा रही $6.5 पे, फ्लोर प्राइस $4, 4 से नीचे नहीं जाएगी, 6.5 से ऊपर नहीं जाएगी। इनको क्यों नुकसान होगा? ये है प्रोड्यूसर गैस के, और ये जो पूरी प्राइसिंग हो रही है ना, इसको APM गैस कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म वाली गैस। ओल्ड ब्लॉक से जो गैस निकलती है उसकी प्राइसिंग की जा रही है। जो नए ब्लॉक्स हैं जिनको डिफ़िकल्ट ब्लॉक बोला जाता है, जो रिलायंस के पास है, उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है, वो इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए ONGC और ऑयल को नुकसान होगा, क्योंकि जो पुराने ब्लॉक से गैस निकलती है, अवेलेबल गैस है पूरे देश में, 91% ओल्ड ब्लॉक से आती है। अब आप सोचिए कितना बड़ा चंक आता है, और उसमें से यही दोनों हैं। तो उसमें मेजर चंक ONGC का है। तो ONGC और OIL के लिए खबर अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है इन दोनों को। फिर इसके बाद अगले जो 2 स्टॉक हैं, तो इनको रेड में रखिएगा। टेक महिंद्रा, इसमें सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है और उन्होंने न्यूट्रल कॉल देते हुए टारगेट 1120 का दिया है। वो ये मानते हैं कि जो मैक्रो सिचुएशन है पूरे ग्लोबली, वो काफ़ी टफ है और उससे इनको जूझना पड़ेगा। हालांकि वो ये कहते हैं कि आगे जाते हुए इनके पास मार्जिन इम्प्रूव करने की जगह है, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे टर्न अराउंड करते हैं। तो अब यूरोप की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो हो सकता है, अदरवाइज दिक्कत रही, इसलिए हम इसको रेड में रख रहे हैं। हीरो मोटो भी रेड में है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट है, वो इसका टारगेट 2400 दे रहे हैं, 2600 से घटा के रिड्यूस की कॉल है। और उनका ये मानना है कि होंडा की जो एंट्री लेवल पे दखल है वो इनको एक प्रॉब्लम कर रही है, और दूसरा एंट्री लेवल के जो 2 व्हीलर्स हैं, मतलब 75-80 हज़ार रुपये वाली, 90 हज़ार रुपये वाली बाइक्स, वो अभी बिक नहीं रही बहुत ज़्यादा, उसमें अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो लगातार मार्केट शेयर भी ये लूज़ कर सकते हैं। तो हीरो मोटो के लिए अच्छी खबर नहीं, इसलिए रेड में, और ये ऐसा कोटक का मानना है। एक्चुअली में नीरज जी, जब भी एल नीनो आता है ना, तभी देखा है हमने कि ऑटो स्टॉक्स और रूरल फेसिंग स्टॉक्स बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो एल नीनो की जब से बात आ रही है, स्टॉक 100-150 रुपये गिर गया है, और हीरो मोटो कॉप को वही चीज़ लागू होती है। क्रिस्टल की एक रिपोर्ट है जो कह रहा है ट्रैक्टर की बिक्री इस बार 4 से 6% होगी, जो पिछले 3 साल के एवरेज से आधी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हायर बेस से नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आएगा। लेकिन अगर एल नीनो फुल प्ले में रहा तो
तो ये और नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गए नीरज जी के 4 स्टॉक्स, और मेरे 3 बचे हैं स्टॉक्स, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक का ये रखिए रेडार पे, क्योंकि इनको जो है फिर से एक बार एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है L1 स्टेटस का। 819 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को रखिए रेडार पे। 2-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक करेक्ट हो रहा है, तो ये ऑर्डर अनाउंसमेंट में थोड़ा बहुत स्टॉक में रिलीफ रैली आप आते हुए देख सकते हैं सेंटिमेंटली। ये एक बात। आज एक ब्लॉक डील होने वाली है, और ये ब्लॉक डील होने वाली है कल्याण ज्वेलर्स में। CNBC TV18 के जो सूत्र हैं वो उनको जानकारी ये दे रहे हैं कि वॉबक पिंकर्स लगभग 2.5% हिस्सेदारी कल्याण ज्वेलर्स में आज बेच सकते हैं। कुल मिला के 110 रुपये पे ये अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 288 करोड़ की वैल्यूएशन का है। तो मतलब लगभग 2 करोड़ शेयर का सौदा आप कल्याण ज्वेलर में होते हुए देख सकते हैं। मेरी जानकारी हिसाब से डिमांड ठीक ठाक है, लेकिन लोअर एंड पे डिमांड है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ये शायद आपको एक थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ खुलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 2 करोड़ शेयर का ट्रांजैक्शन आज होना है। तो ये 2 स्टॉक्स खबरों वाले। और तीसरा जो स्टॉक है वो है दालमिया भारत सीमेंट। ये सीमेंट काउंटर जो है वो आज CLSA के रेडार पे है। 2170 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस से आप अगर देखें इसको तो 15 से 20% की अपसाइड होगी। और CLSA का मानना ये है कि जो नॉन कोर बिजनेसेस बेचने का कंपनी ने फैसला किया है, जो रिफ्रैक्टरी जो इनकी एसेट है यहाँ ये बेचने वाले हैं, तो नॉन कोर जो एसेट्स हैं इसको जो बेचने का निर्णय कंपनी ने किया है वो काफ़ी अच्छा है कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंपनी ने डिसीजंस ऐसे लिए जिसके कारण मार्केट को हमेशा कैपिटल एलोकेशन का एक फियर सा लगा। तो ये स्टॉक रेडार पे, क्योंकि इन्होंने अपना रिफ्रैक्टरी स्टेक सेल करने की घोषणा की है, तो शायद उसके बैक पे ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं, और शायद आज स्टॉक में भी आपको थोड़ा बहुत दमखम दिखे। तो चलिए फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हम लोग टीम रैप अप करेंगे। पूरे 10-10 शेयर बार फिर से बताएंगे आपको। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है, और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में, और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं, और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था, और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है, और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में
बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स, और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है, और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और डोमिनोज के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दो पार्टनर थे टॉम और जेम्स, उनमें से 8 महीने के बाद ही जेम्स साहब ने अपना एक कारोबार या अपने कारोबार का हिस्सा जो है वो एक ओल्ड या पुरानी फोक्सवैगन बीटल के बदले में टॉम साहब को बेच दिया, क्योंकि वो अपने बाकी कारोबार पे, जो कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उसके अंदर फोकस करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो रेस्टोरेंट कारोबार नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। मैं हूं यतिन मोहता और अब टीम के रैपअप का समय हो चुका है। सबसे पहले रखिए आदित्य बिरला कैपिटल रेडार पे। इन्होंने अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म 455 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेचा है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है जहां कंपनी अपने स्ट्रक्चर को लीन कर रहा है। तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे। नए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस को बेचा जाए। इसके बाद दिलीप बिल्डकॉन, इन्होंने NHAI का एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। L1 है वो 780 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। लेमन ट्री, इसके बाद इन्होंने केरला में नया 42 रूम का एक होटल खोला है, और इनका एयरपोर्ट के पास भी, मुंबई एयरपोर्ट के पास भी एक नई प्रॉपर्टी का बहुत जल्द इनॉग्रेशन होने वाला है। तो एक्सपेंशन जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए थे, अब फाइनली उसका फल मिल रहा है। इसके बाद SJVN, इनको बैंक ऑफ जापान से 915 करोड़ की फंडिंग मिली है अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, ग्रीन पावर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेके। PNC इंफ्राटेक भी रखिए रेडार पे। इनको एक हाईवे प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसकी वैल्यू लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास है। 800-900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स रहेगा रेडार पे। आज एक ब्लॉक डील यहाँ एक्सपेक्टेड है लगभग 2 करोड़ शेयर की। वॉबक पिंकर्स अपना 2.5% हिस्सा आज बेचने जा रही है। 110 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ खुलता हुआ दिखाई दे। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति दोनों रखिए रेडार पे, क्योंकि गति की जो एक्सप्रेस बिजनेस सर्विस है इसके अंदर जो JV पार्टनर है वो अल कार्गो लॉजिस्टिक्स बाय आउट करने वाला है। 30% हिस्सा लगभग 400 करोड़ के आसपास, यानी गति की मार्केट कैप जितना ही उनकी एक्सप्रेस सर्विस बिजनेस का मूल्यांकन हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक्स पेरेंट और सब्सिडरी रहेंगे फोकस पे। फीनिक्स मिल्स, कैनेडियन फंड्स ने इनके एक प्रोजेक्ट में 160 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फेज़ 2 था और जहां इनको एक इन्वेस्टमेंट मिला है। और आखिर में दालमिया भारत सीमेंट, इन्होंने अपना रिफ्रैक्टरी बिजनेस जो बेचने का निर्णय कर लिया है। CLSA की बाय रिपोर्ट है यहाँ 2170 के टारगेट के साथ। तो ये सब स्टॉक्स रखिए रेडार पे। अब नीरज जी अपनी टीम का रैपअप करेंगे। बिल्कुल, और गैस कंपनियों पे फोकस है, और चूंकि कल कैबिनेट में ये फैसला होगा और 1 अप्रैल से नए गैस प्राइसेस आएंगे, तो उसमें हमने IGL, MGL, गुजरात सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो हैं, और NFL और मद्रास फर्टिलाइजर और RCF ये यूज़र हैं। तो $4 से $6.5 के बीच में गैस प्राइस की किरीट पारिक ने संस्तुति की थी, जिसके अप्रूवल मिलेगी। और ये इसलिए ज़रूरी इस बार हो जाएगी क्योंकि 1 अप्रैल से नए गैस प्राइस लागू होने, तो उससे पहले आपको ये सीलिंग और फ्लोर प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। ONGC ऑयल के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो इस समय ओल्ड ब्लॉक की गैस निकल के आती है, टोटल गैस जो देश में है उसमें से 91% ओल्ड ब्लॉक से आती है, और उसमें ONGC ऑयल ही है। तो इनके लिए नेगेटिव खबर है। टेक महिंद्रा पे सिटी ने एक न्यूट्रल कॉल दी, और उनका मानना है कि टर्न अराउंड होने में समय लगेगा और इसलिए थोड़ा दबाव रह सकता है। इक्वल वेट की रेटिंग है। हीरो मोटो में रिड्यूस की रेटिंग दी है कोटक ने, और उनका मानना है कि एंट्री लेवल की बाइक्स बेचने में दिक्कत है, साथ ही कंपटीशन बहुत बड़ा, मार्केट शेयर लूज हो सकता है। तो इसलिए हीरो मोटो रेड में।
इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज 18 राइजिंग इंडिया रियल हीरोज। 29 और 30 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। प्रेजेंटेड बाय पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एनेबलिंग ड्रीम्स। चलिए अब शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। और कई सारे क्यूज़ यूएस से भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं, और उनके बीच में एक्सपायरी से पहले के एक दिन है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएस में क्या सब कुछ ठीक हो गया है या कुछ और नई चीज़ें वहाँ निकल के आ रही, ये सब हम इस शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए स्वागत करते हैं अनुज और रचना का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मूड लग रहा है आज? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता। मॉर्निंग। वो कहते हैं ना क्या सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। वो मार्केट में हेडलाइन ग्रीन ग्रीन ग्रीन। कल मैं एक बहुत बड़े फंड मैनेजर को मिला, उन्होंने कहा मेरे पोर्टफोलियो की इतनी बुरी हालत पिछले जो 3 महीने में ये कहीं नहीं हुई है। और कल एक्चुअली हेडलाइन भले ही अच्छी थी लेकिन एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब था, बहुत ख़राब था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 चार्ट रखूँगा आपकी स्क्रीन पर और आज उससे शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिक्चर जो है ना वो कई बार स्टोरी बहुत अच्छे से बयान करती है। पहली पिक्चर ये जो आएगी ये, और ये मुझे सुबह सुबह राहुल शर्मा जी ने भेजी है, तो थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा चार्ट जिसकी मैं एक्चुअली तलाश ही कर रहा था, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। और अब देखिए ये एक जो है इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दीजिए। एक डेथ क्रॉसओवर के एक चांसेस बन रहे हैं। डेथ क्रॉसओवर कब होता है? जब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप सिंपल फॉलो करते हैं, वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलने की अगर तैयारी कर रहा हो, वो एक मेक और ब्रेक जोन होता है। अगर वो डिफेंड हो जाए तो अच्छी रैली आती है, नहीं डिफेंड हो तो और 500,000 पॉइंट ऐसे निकल जाते हैं। अब अगला चार्ट वो ऑलमोस्ट उसी का मिरर इमेज है, लेकिन जो हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं, एक अगर आप निफ्टी का चैनल भी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन आप समझ गए वो जो चैनल है, वो चैनल जो हमने ड्रॉ किया हुआ था उसका भी लोअर एंड वहीं पर है। तो ये एक मेन बात हो गई, क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में अगले महीने के लिए हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर खड़े। हाँ, ये एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है, इसको चैनल भी दिख गया और वो पॉसिबल डेथ क्रॉसओवर भी दिख गया। राहुल जी शुक्रिया ये चार्ट भेजने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, अब 2 बैक टू बैक एक्सपायरी, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट डेली एक्सपायरी वाले उसमें जाने वाले हैं। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी और कल बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी। तो मार्केट का आप मोड देखिए किस तरीके का मोड है। कल मैं और हर्षिता क्लोजिंग कर रहे थे और हम लगातार ये कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है। 5 मिनट लगे मार्केट को वो पूरे दिन की मेहनत खराब करने में। 5 मिनट। बैंक निफ्टी जो एकदम से 300 पॉइंट की रैली लेके बैठा था, 5 मिनट की एक कैंडल बनी, उसमें वो नेगेटिव में आ गया। और ये है इस समय की मार्केट, बेसिकली सेल ऑन रैली जब तक 17,225 निकल नहीं जाता। और ये तो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, आप ब्रॉडर मार्केट देखिए। कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:4, फ्राइडे का एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:3 है, 1:4। इस तरीके की मार्केट है। ब्रॉडर मार्केट में बहुत पेन है और ये मतलब निफ्टी दिखा भी नहीं रहा। ये सबसे गंदी मार्केट ये होती है जिसमें हेडलाइन बने कि मार्केट ऊपर है लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल ही लाल। और ऑफ कोर्स कल की क्लोजिंग तक तो हम निफ्टी इस सीरीज में 500 पॉइंट नीचे है। बिल्कुल। और आज और कल में देखना है ये 500 पॉइंट तक ही सीमित रहता है पेन या फिर और इंटेंसिफाई होता है। तो क्लियरली 2 दिन और चैलेंजिंग दिन रहेंगे, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। काफी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो शुरुआत करेंगे फिर इन्हीं डेटा पॉइंट्स के साथ आज के दिन की और इस कार्यक्रम की भी। ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त की हेडलाइंस। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक संकेत।